तो जी फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं अमित गोहित जी, जो कि यहाँ पर कोच हैं, बच्चों को कोचिंग देते हैं। तो अमित जी, स्वागत है आपका हरियाणा विश्व। थैंक यू भाई। अच्छा, तो अमित जी मैं जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से बच्चों की आप तैयारी करवाते हो यहाँ पर? हम बच्चों की तैयारी 2 टाइम कराते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। और 2.5 से 3 घंटे मॉर्निंग में, 2.5 से 3 घंटे इवनिंग में ट्रेनिंग चलती है। अच्छा, तो यहाँ पर अपने पास कितनी कौन सी एज तक के बच्चे आते हैं और कितनी एज कम शुरू होकर कहाँ तक की मतलब बच्चों की आप एज तक देखते हुए आप ट्रेनिंग करवाते हो? यहाँ पर 7-8 साल से बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, सब जूनियर। और अपना यूथ अभी तक हमारे पास यूथ के बच्चे हैं। और वो अपना यूथ के बच्चे वो अभी रिसेंटली खेल के भी आए थे यूथ स्टेट, और उनका मेडल भी था। वो अभी बहुत ही विग्नर बच्चे हैं यूथ के, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, टैलेंटेड बच्चे काफी। अच्छा, तो अमित जी अगर आपकी बात की जाए तो देखो आप भी अभी युवा हैं, तो आप इतनी मतलब कम उम्र में कोच कैसे बन गए? किस प्रकार से आपके जहन में कि आपको कोचिंग देनी चाहिए? हाँ जी, मैं कोचिंग भी करता हूँ और मैं खुद ही ट्रेनिंग भी करता हूँ अपनी। और अभी मैं डिप्लोमा कंप्लीट करके आया था बॉक्सिंग में, तो मैंने वहां से और सीखा, कुछ नई नई टेक्निकें सीखी, बहुत नई नई डाइट का प्लान सीखा, अपना इंजरी के बारे में सीखा। और अभी मैं खुद भी कर रहा हूँ और बच्चों को भी करा रहा हूँ, और बच्चों के साथ मैं खुद अपनी भी ट्रेनिंग करता हूँ। अच्छा, तो कितनी टाइम से आप फिलहाल बच्चों को कोचिंग दे रहे? कितना टाइम हुआ आपको कोचिंग? मैं यहाँ पे 2020 से ट्रेनिंग करा रहा हूँ और खुद कर रहा हूँ अपने यहाँ पे ट्रेनिंग। और 1 साल में डिप्लोमा करने के लिए चला गया था, और उसके बाद आते 3-4 महीने हो गए डिप्लोमा कंप्लीट। तो मैं अपने और बच्चों के साथ दोनों की ट्रेनिंग होती है। अच्छा, तो अमित जी देखो, बच्चे तो आपके पास हर प्रकार के आते होंगे। कोई थोड़ा सा ज्यादा मतलब फुर्तीला हो जाता है, कोई थोड़ा सा कम मतलब फुर्तीला है, कोई मतलब उसमें जो चीजें अपना सारी चीजें झोंक देता है, मतलब पूरी ताकत से लड़ता है। तो आप किस प्रकार से उनको बच्चों को आप करते हो कि आप भाई इस प्रकार से आप तैयारी करो, इस प्रकार से आप मैनेज करते हो बच्चों को? अभी हमारे पास यहाँ पे गाँव के ज्यादा बच्चे हैं, और वो नेचुरल ही टैलेंट है, वो स्ट्रोंग है अंदर से। स्टार्टिंग से जब बिगिनर बच्चा आएगा वो भी स्ट्रोंग मिलेगा हमें। और क्या नाम लेते हैं, अपना बहुत अच्छा कर रहे हैं सभी बच्चे। इतना वो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है कि एक तो बहुत ज्यादा हैवी है, फास्ट है, और या नहीं, सभी बच्चों की लगभग फिटनेस सेम है। जो नया आता है वो भी दौड़ वगैरह मार के अपना इंडोरेंस बना के आता है, क्यों गाँव में यहाँ पे कोई भी फ्री नहीं रहता, अपना ट्रेनिंग वगैरह, कुश्ती वगैरह, कबड्डी वगैरह खेलते रहते, तो उनकी नेचुरली फिटनेस बहुत अच्छी है। तो बच्चे यहाँ पर अपने पास यहाँ पर कुछ रुकते भी हैं जो यहीं पे रहते, जो दूर से यहाँ पर अगर कोई आना चाहे तो इस प्रकार के बच्चे आते हैं जो दूर से आके यहाँ पर ट्रेनिंग करो, यहीं पर रह रहे हों? हाँ, यहाँ पे हमारे कम से कम 10 से 12 बच्चे आते जाते रहते। पहले तो 15 बच्चे हो गए थे, लेकिन अब एग्जाम के लिए गए हुए थे, तो अब वापस से 15 से अब हो जाएंगे बच्चे। और यहाँ पे हमारे पास हॉस्टल की फैसिलिटी है, अपना सभी चीजों की फैसिलिटी है, अपने हमारे पास रहते हैं हम। यहाँ पे कई बार पिकनिक वगैरह भी के लिए भी हॉस्टल के बच्चे मना के आते हैं। जिस दिन रिलैक्स डे होता है या रिकवरी डे होता है, तो उनके फन करने के लिए या रिकवरी के लिए अपना थोड़ा पिकनिक टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के साथ। अच्छा, तो एक और जानना चाहूँ कोच साहब, क्यों सीजन के हिसाब से मतलब, क्योंकि देखो आई थिंक मेरे हिसाब से जो सर्दियाँ आती है तो ज्यादा बच्चे प्रैक्टिस के लिए आते हैं, थोड़ा सा गर्मी आ जाए थोड़ा सा कम हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ होता है या फिर मोस्टली चलते रहते हैं ऐसे बच्चे? नहीं, बस थोड़ा बहुत 19-20 फर्क पड़ता है, क्योंकि जो जिसको तैयारी करनी है वो गर्मी में भी करेगा और सर्दी में भी करेगा, और एग्जाम टाइम भी करेगा, एक टाइम तो जरूर करेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि सर्दी में ज्यादा आएंगे या गर्मी में। यहाँ पे हर टाइम बच्चे आते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जुनून है बच्चों में खेलने का। हाँ, कि मेरे को कंपटीशन में उतरना है, अपने गांव को, अपने स्टेट को, अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करना है, और कंपटीशन करते बच्चे। हाँ, आपकी बार मैं आपसे बेटर करूंगा या सबसे बेटर मैं करूंगा, ये कंपटीशन रहता है बच्चों का। अच्छा, अगर रिजल्ट की बात की जाए तो बच्चों के तो कहाँ तक अपनी जो अकेडमी के जो बच्चे वो कहाँ तक खेले हैं, कहाँ पोजीशन की आई? अभी यूथ में बच्चे खेले थे हमारे, स्टेट मेडल, वो काफी विनर थे। तो स्टेट में मेडल था, सिल्वर था, ब्रोंज था उनका, लेकिन थोड़ा 19-20 की फाइट में वो गोल्ड से चूक गए थे। और अपना जूनियर बच्चे हैं वो बहुत अच्छा करें। अभी 1-1.5 साल वाले बच्चे हैं हमारे पास, वो आगे जाके अब स्टेट में पार्टिसिपेट कर नेशनल चैंपियन बने, वो बेस्ट बॉक्सर भी बनेंगे मेरे हिसाब से। मेरे को क्यों, उनके टैलेंट बहुत ज्यादा है, और मेरे को बहुत अच्छा फील होता है उनको ट्रेनिंग करा के। इतने हार्ड वर्किंग बच्चे हैं, एक्स्ट्रा करते हैं अपना जुनून के साथ, सभी मतलब डिसिप्लिन में बहुत रहते हैं। तो चलिए अमित जी, आपने हमारे साथ बात की, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत सारी जो बातें हमें जानने को मिली इसके बारे में। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो जी आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो खिलाड़ी हैं वहाँ पर उनकी बहुत अच्छी सी फिजियोथेरेपी भी करी जाती है, ताकि वो किसी प्रकार के जो रिलैक्सेशन उनकी बॉडी को आराम से मिल सके। तो जो सर करवा रहे सर, पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार जी। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजहर है।
मैं यहाँ पर फिजियोथेरेपिस्ट के पद पे काम करता हूँ और एक बार ये थोड़ा ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाए तो अपन बात कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। तो सर एक बार पहले इस थेरेपी के बारे में बताइए सर, क्या कुछ फायदा होता है इस थेरेपी का और कहाँ कहाँ पर ये काम आती है? फिजियोथेरेपी बेसिकली पेन के मैनेजमेंट के लिए होती है। जिस मतलब केसेस में एथलीट को पेन होता है, मसल स्पाज्म होता है या फिर स्ट्रेन और स्प्रेन का जब मसला आता है तो उसके लिए बहुत सहायक होती है। तो मैं यहाँ वैश्वा फाइट क्लब में कोच साहब रविंद्र जी बलहारा के साथ एसोसिएट हुआ हूँ। बहुत खुशनसीबी है और बच्चों को यहाँ पर जनरली होती रहती है स्पोर्ट्स इंजरीज, तो उसमें मैं अपना योगदान देता हूँ। अच्छा, तो सर जो ये जो थेरेपी होती है वो, क्योंकि देखो मेहनत बहुत ज्यादा होती है, हर खिलाड़ी की होती है, तो वो डेली मतलब लेनी पड़ती है या फिर जब पेन हो मतलब तभी आपको ये लेनी चाहिए? ये सब डिपेंड करता है इंजरी पर। अगर एक माइनर इंजरी है तो 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। इसमें मशीन की थेरेपीज भी होती हैं, एक्सरसाइज थेरेपी भी होती है, और अगर इंजरी बड़ी होती है तो फिर वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, यूं रहता है। अच्छा, तो सर जो खिलाड़ी हैं फिर वो क्योंकि देखो मसल पेन्स हुए तो मोस्टली नॉर्मली रहते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करके हटते हो तो आपको काफी मसल पेन्स होते हैं, तो तब तो मेरे हिसाब से लेने की जरूरत नहीं होती, तब आपको कुछ ज्यादा ही मतलब अगर बाद में आपको दर्द होता रहे तब आपको शायद लेनी पड़ती है। नहीं, अगर कोई एथलीट मतलब अपने काम को परफॉर्म करने में उसको दिक्कत आ रही है, वो अनेबल हो रहा है, तभी वो मेरे पास आता है और मैं उसको अच्छे से फिर एग्जामिन करता हूँ। आइडेंटिफाई और एग्जामिन करने के बाद उसको उसका स्पेसिफाइड ट्रीटमेंट दिया जाता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी मॉडलिटी से भी दिया जाता है, एज वेल एक्सरसाइज थेरेपी भी मैं साथ में उनके साथ इंक्लूड करता हूँ। अच्छा, तो जो नॉर्मल पर्सन है अगर उसको भी किसी को दर्द होता है, पीठ वेट में दर्द होता है या फिर पैरों में, घुटनों में, तो वहां पर भी उस इंसान के लिए भी एक अच्छी बिल्कुल नॉर्मल के लिए, या फिर कोई ट्रॉमेटिक केस हुआ या उसके अलावा जो भी फिजियोथेरेपी से रिलेटेड जितने भी पेशेंट्स हैं वो भी यहाँ पर आते हैं, उनका ट्रीटमेंट भी यहाँ पर होता है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आप बहुत अच्छी आप सेवा भी दे रहे हैं यहाँ पर और एक बहुत अच्छा काम, नेक काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खिलाड़ियों को हर प्रकार की जो सुविधाएं हैं उनको खिलाया भी जाता है और साथ ही साथ उनकी जो सेहत, किसी प्रकार की जो इंजरी अगर हो जाती है तो उसका भी किस प्रकार से इलाज करना होता है, तो वो चीजें भी यहाँ पर की जाती है। तो जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं जी देश के, हम कहेंगे देश का नाम रोशन करने वाले रविंद्र बलहारा जी, एमएम प्रोफेशनल फाइटर। तो स्वागत है जी आपका हरियाणा विश न्यूज में। थैंक यू सर। अच्छा, तो सर आप एमएम में कैसे आपका जाना हुआ? क्योंकि हमें पता है कि देखो शायद हमने बहुत कम देखते हैं जब इस तरह की जो फाइट, जो तो बहुत सारे इतने फाइटर आ गए हैं, लेकिन शायद जब आपने शुरू किया हुआ तो आपके आसपास बहुत कम होंगे ऐसे खिलाड़ी जो इस क्षेत्र में जो फिलहाल उस वक्त गेम कर रहे होंगे। तो कैसे आप इस खेल में आए, कैसे आपको पता चला कि इस प्रकार का भी कोई गेम होता है? देखिए जी, पहले मैंने मार्शल आर्ट की शुरुआत स्टार्टिंग में बॉक्सिंग स्टार्ट की थी मैंने, तो उसके साथ ही हरियाणा पुलिस में जॉब लग गई थी, तो जॉब के साथ साथ खेल रही थी। तो कई बार नेशनल खेलते बॉक्सिंग में, स्टेट लेवल पे चैंपियन हो जाते, तो कुछ फेडरेशन का इशू चल रहा था तो हमारी टीम नहीं खेल रही थी। तो तभी मुझे पता चला कि नेशनल गेम्स होने वाले हैं, कि वुशु नाम का खेल है वो 2006 में। तो मैंने रेसलिंग भी की हुई थी पहले, तो मैंने रेसलिंग और बॉक्सिंग पे ठीक था, मेरी मास्टरी थी, तो मैंने वुशु स्टार्ट किया। वुशु में मैं कंटिन्यू किया वुशु। तो वुशु में जब हम कैंप में थे तो मेरे एक दिल्ली के फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे एमएमए गेम आया है, ये 2013 की बात है। मैंने बोला इसमें मैं करना क्या होता है? इसमें बोला इसमें एक जाल के अंदर फाइट करनी होती है, उसके अंदर रोक देते हैं और बंदे को जब तक मारना होता है जब तक वो हार ना मान जाए। तो हमने देखा, वो मेरे दोस्त खेल के आए थे, इंटरेस्टिंग था, तो ठीक है मैं खेलूंगा। तो 2013 में मेरे दोस्त ने मेरी फाइट करवाई थी। तो उस टाइम पे राजकुंद्रा, संजीता जी, सुपर फाइट लीग नाम से एक कंपनी थी, उनकी वो फाइट करवा रहे थे। तो मैंने पहली फाइट अफगानिस्तान के साथ खेली थी, इंटरनेशनल फाइट थी मेरी। तो बस पहली फाइट जीतते हैं, बस कॉन्फिडेंस लेवल अप हाई हुआ मेरा, और मैंने फिर वुशु के साथ साथ मैंने इसको मिक्स मार्शल आर्ट एमएमए में अपनी शुरुआत की। अच्छा, तो सर आपको बहुत सारे जो हमारे जो दर्शक हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि एमएमए और विशु, इन दोनों जो ये फाइट की जो तरीके होते हैं इनमें क्या फर्क होता है, क्या डिफरेंट है दोनों? देखिए, बॉक्सिंग है उस जैसे किसी खाली पंचिंग थ्रो करनी पड़ती है, और एक होता है
किक बॉक्सिंग, उसमें किक भी मारते हैं। और वुशु क्या है, एक चाइनीज मार्शल आर्ट गेम है। इसमें किक, पंच और थ्रो का कॉम्बिनेशन है। इसमें आप पंच भी कर सकते हैं, किक भी कर सकते हैं और साथ में थ्रोइंग भी कर सकते हैं। तो ये एक पूरी तरह से जैसे MMA टाइप ही हो गया। बस MMA में और वुशु में फर्क इतना बच गया कि सेम किक, सेम पंच, सेम थ्रो, कि उसमें जमीन में ग्राउंड में जाने के बाद ना जैसे लोक चोक, हाँ, वो एक्स्ट्रा हो जाते हैं उसमें वुशु में क्या है, जमीन में जाने के बाद उसको पॉइंट दे दिया जाता है और फाइट को दोबारा स्टार्ट करते हैं। जी जी। बस मतलब हम कह सकते हैं कि ये दोनों है, वैसे बॉक्सिंग का एक तरह का एक पार्ट होते हैं दोनों के दोनों ये। हाँ, हम MMA को और वुशु को एक बोल सकते हैं। बॉक्सिंग थोड़ा डिफरेंस डिफरेंट हो जाएगा, हाँ, बट है उस तरह का ही। हाँ, ऐसा ही है कुछ है। और इसकी जो कोचिंग होती है, हम देखते हैं कि जो बॉक्सिंग की जिस प्रकार की जो तैयारी कराई जाती है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, और उसी प्रकार की दोनों की ट्रेनिंग मेरे हिसाब से दोनों की सेम है। वुशु और MMA पावर गेम है। हाँ, बॉक्सिंग में ज्यादा स्कोरिंग गेम है, टच का गेम है, जैसे टच करना, स्कोर करना, वापस आना है। लेकिन वुशु में ग्रैप का गेम है, ग्रैपलिंग के बाद हम उसको थ्रो करना है। इसमें रेसलिंग मिक्स हो जाती है। नहीं, जैसे कि बॉक्सिंग में जैसे ग्लव्स के साथ मारना, जिस प्रकार से जो प्रैक्टिस करते हैं, वो लगभग थोड़ा थोड़ा सेम होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बॉक्सिंग के पंच, ग्लव्स सब सेम होते हैं वुशु में। लेकिन MMA के जो ग्लव्स होते हैं वो छोटे ग्लव्स होते हैं। छोटे, हाँ, उंगलियां हाँ, उंगलियों बाहर होती है। वे उसको क्या बोल सकते हैं हम, जैसे जब बाइक चलाते हैं उस टाइम पे ऐसे कुछ होते हैं वो ना। हाँ, वो छोटे होते हैं। अच्छा, तो अभी जब आप अब बच्चों को सिखा रहे हो, बच्चे को ट्रेन कर रहे हो, और एक जब आप क्या करते थे, तो इतने सालों में कितना फर्क अब आ गया है? अब ज्यादा स्कोप हो गया है, अब ज्यादा लोगों को पता चलने लग गया है इसके बारे में। तो पहले उसमें और अब फिलहाल जब आप खुद सिखा रहे, तो कितना फर्क आ गया इसमें? जब हम बॉक्सिंग करने जाते थे तो मेरे गांव में कुछ मेरे फ्रेंड कहते थे, अभी 4 मुक्के यही मार दें आपको, तो बाहर पीटने जा रहा है, बोले कुछ ऐसा मजाक करते थे मेरे गांव में। और मेरे फादर साहब को, मेरी माँ को भी इतना नहीं पता था बॉक्सिंग है कि ये क्या खेलने जा रहा है। मैं एक रोडवेज बस की छत पे बैठ के, मैं था, एक दो मेरे गांव के फ्रेंड थे, तो हम छोटो राम स्टेडियम में रोते बॉक्सिंग करने जाते थे। श्री सुरेंद्र सिंह दांगी मेरे गुरुजी रहे हैं, उनके पास में बॉक्सिंग करने जाता था। लेकिन जब जैसे ही मैंने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल आया और फेडरेशन कप में मैंने गोल्ड मेडल जीता, जूनियर नेशनल खेला, और तुरंत ही मेरे को हरियाणा पुलिस में जॉब मिली। तो तब पूरे गांव को पता चला भाई इसमें तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, अच्छा गेम है। तब गांव में, तो मेरे गांव से बहुत सारे बॉक्सर जाने लगे और गांव को भी पता चला हाँ भाई इसमें कुछ है। और लेकिन पहले लोग, हम क्या सोचते थे, फिटनेस के लिए जैसे कबड्डी, रेसलिंग और क्रिकेट कुछ खेलते थे। बहुत सारे ऐसे गेम है जो लुप्त हो चुके हैं, फिटनेस के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए खेले जाते थे। लेकिन आज क्या है, आज गेम में फ्यूचर दिख रहा है लोगों को, और ये इसमें दिख रहा है, इसमें नेम है, फेम है, मनी सब है जो एक बंदे को होना चाहिए। विजेंद्र बॉक्सर को देख लीजिए, उन्होंने पहले बॉक्सिंग की, वो भी ऐसे जाता था गांव से, कालूवास गांव से, उसने बॉक्सिंग में किया, बॉक्सिंग के बाद वो प्रोफेशनल बॉक्सिंग में गए, और उसके बाद अभी पॉलिटिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं वो। तो देखो, बॉक्सिंग से सारे रास्ते खुल गए, एक प्लेटफॉर्म से हमारे सारे रास्ते खुल गए। ऐसे ही साथ साथ मैंने MMA किया, और साथ के साथ मैंने वुशु MMA को साथ रखते हुए मैंने 2010 में एशियन गेम्स खेला था। तो हमारे गांव में 60 लाख रुपए की ग्रांट दी थी हुड्डा सरकार ने, आगे पंचायत को इस गेम को डेवलप किया जाए और ज्यादा। तो एक ऐसा ही एक हॉल हमारे गांव में बना है, बाबा जी अखाड़े में, मेरे नाम से। तो वहाँ पे मैंने 2018 में अपने खुद तौर से वो वुशु करता ही था, साथ ही साथ गांव के बच्चे कराना मैंने स्टार्ट किया था। तो वहाँ से बड़ा अच्छा बैच गया था। वो वहाँ से एक लड़का है प्रवीण शर्मा, कलानौर से है, वर्ल्ड चैंपियन हुए अभी, उसको अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया राष्ट्रपति द्वारा। और प्रवीण था मेरे गांव का, वो ITBP में चला गया। और अमन भाई था मेरा, अभी जो उसमें UP पुलिस में सिलेक्ट हुआ। हिमांशु था, अभी वो मॉस्को स्टार कप में मेडल ले गया है। तो वो बैच बड़ा अच्छा गया, 10 बंदे थे। उसके साथ साथ फिर लोगों मेरे को बोलने लगे गांव वाले, भाई रविंदर तू भी गांव में भी स्टार्ट कराओ, कुछ ऐसा करो, तुमने तो ऐसा खेल लिया। तो फिर मैंने गांव में एक छोटी सी विश्व फाइट क्लब की जो एकेडमी स्टार्ट की है, तो यहाँ बच्चों को सिखा रहा हूँ। और अभी लास्ट फाइट मैंने 9 महीने पहले फाइट की थी। तो अब
खेल लिए काफी अभी लोग। अच्छा, बात अब हम करते हैं अपनी एकेडमी की बात करते हैं। तो कब इस जो विश्व एकेडमी की शुरुआत आपके, पहले तो मैं नाम का ही जानना चाहूंगा, क्या ये विश्व मतलब किससे पढ़ा? इसके शॉर्ट फॉर्म बनाया है इसमें वैसे तो एक सोसाइटी रजिस्टर्ड है विजय एमिनेंट स्पोर्ट्स वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से, तो इतना बड़ा नाम ना लेके इसका एक वेश्वा ही बोला जाता है, ठीक है। ऐसे छोटा लोगो बनाया, वेश्वा बनाया, तो इसका शॉर्ट नेम, इसको शॉर्ट में VFC भी बोले, विश्व फाइट क्लब, VFC। अच्छा, तो जब आपने ये एकेडमी शुरू की तो किस प्रकार की आपको जो चैलेंजेस आपको सामने आपको फेस करने पड़े? क्योंकि देखो, जब भी कोई काम जब आप शुरू करते हैं तो काफी जो चीजें आती है कि भाई आपको कितना बड़ा आपको प्लेसेस, आप कितना बड़ा क्षेत्र आपको चाहिए, किस कहाँ से आपको बच्चों के रहने का जो आपको सेटअप करना है, तो ये किस प्रकार से हुआ आपका सारा? ऐसा कुछ भी नहीं था। जब मैंने एकेडमी स्टार्ट की तो कोई सहायता नहीं थी, कुछ भी। कब की थी वैसे एकेडमी? ये मैंने 2019 में मैंने रोहतक में स्टार्ट किया था पहले तो रोहतक में, गांव में तो इतनी जगह थी नहीं कहीं भी, और गांव के बच्चे इतना करना भी नहीं चाह रहे थे, तो रोहतक में स्टार्ट की थी। और फिर कोरोना के चलते वो 2 साल बंद रहा, और फिर किराए की जगह थी और सेटअप खुद का लगा रखा था, तो किराएदार भी परेशान करता था किराए को लेके। तो फिर फादर साहब बोले तू वहां से उठा और अपने गांव में लगा इसको, और अपने गांव में स्टार्ट करते हैं, अपने बच्चों को कराएंगे। तो फिर मैं वहां से यहाँ पे लेके आया, तो स्टार्ट किया तो कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी नौकरी कर रहा हूँ हरियाणा पुलिस में, जो सब इंस्पेक्टर है भी। तो अपने लोन लेके या फिर कुछ कैश वार्ड मिले थे मेरे को, जो कुछ फाइटिंग करता था, प्रो फाइटिंग करता था, तो उसमें कुछ अच्छा पैसा मिल जाता। मतलब बच्चे हर जगह से आपके पास? हाँ, बच्चे हर जगह से है। अभी लड़कियां है मेरे पास, जींद से भी है, सोनीपत से भी आई है, अभी राजस्थान से भी आए बच्चे मेरे पास। तो ऐसा नहीं है कि गांव के कर रहे हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज है, तो ऑल हरियाणा आउटस्टेट से भी बच्चे आए। अच्छा, तो सर आपसे ये चीज जरूर जानना चाहें कि जो किस एज में जो बच्चे हैं वो इस चीज में आपके अगर पास वो जो कोचिंग लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इस खेल में, अगर वो चाहते हैं खेलना, तो आपके हिसाब से कौन सी एज सबसे बेस्ट होती है कि उस एज में जो पेरेंट्स जो देख रहे हैं अपने बच्चे को भेजें इस एज से इस एज तक लेकर, तो कौन सी मतलब परफेक्ट एज है? हाँ, 12 साल से अगर स्टार्ट करें तो बेस्ट है। 11 साल का भी 11-12 साल से 11-12 साल से स्टार्ट करें तो उसका जो बेस है ना वो क्लियर रहता है, क्योंकि 12 साल का बच्चा खेल सकता है। हम जो अच्छे बच्चे की ग्रोथ पे डिपेंड करता है, उसकी ग्रोथ अच्छी है तो 10 साल का भी स्टार्ट कर सकता है। तो 12 साल का जब वो होता है तो मतलब उस टाइम तक उसका बेस क्लियर हो जाता है। 14 साल तक जब सब जूनियर कैटेगरी होती है ना तो हो जाता है, उससे क्लियर हो जाता है। और जैसे ज्यादा बड़ी एज में हम सिखाते हैं उसको, तो वो बॉडी में मूवमेंट नहीं बन पाती, जो ना वो उसकी मसल जो होती है ना, मसली बॉडी होती है, तो उसमें वो मूवमेंट नहीं आ पाती। तो वैसे ये 10 से 12 साल की एज है स्टार्ट कराने की, उसमें कराएं तो बच्चे 1 से 2 साल तक तो बच्चे को जैसे हैबिट भी होती है, आना सीखना, चलना, व्यवहार और बेसिक रनिंग, हाँ थोड़ा उसको सब सिखाया जाता है। उसे कैसे दौड़ना है, कैसे वेट ट्रेनिंग करना, कैसा क्या करना, उसे सब देखना है 1-2 साल तो। अच्छा, तो एक पेरेंट्स के मन में एक डर है थोड़ा सा हमेशा रहता है कि देखो गेम इतने सारे हैं अब और इस गेम के बारे में बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं, लोग हैं, उनको बहुत कम इसके बारे में कम पता है उनको। तो आपके हिसाब से पेरेंट्स क्या कुछ इस गेम में कहाँ स्कोप है, कहाँ तक वो खेल सकते हैं, कहाँ पर इस खेल को मान्यता प्राप्त है, एशियाड में है, ओलंपिक में है, और कहाँ बच्चे का जो फ्यूचर है इसमें सेट हो सकता है? देखिए, हम यहाँ पे, मैंने बॉक्सिंग भी खेला, वुशु भी खेला, तो हम दोनों गेम सिखा रहे हैं यहाँ पे। बॉक्सिंग तो सबको पता है, ओलंपिक गेम है, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, हर जगह खेला जाता है। तो आपके यहाँ मतलब बॉक्सिंग भी सिखाते हैं? हाँ बिल्कुल, बॉक्सिंग सिखाते हैं। बॉक्सिंग रिंग है, बॉक्सिंग कोच है मेरे पास, NS क्वालिफाइड कोच है अमित गोयत, विपिन सांगवान है, सर्टिफिकेट कोर्स किया उन्होंने। और बॉक्सिंग की हमारी उपलब्धियों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने एक नर्सरी भी अलॉट की यहाँ पे। उसमें जो 14 साल से 17 साल के बच्चे हैं उनको 2000 रुपये महीना छात्रवृत्ति भी मिल रही है उनको, और 15 जो 14 साल से नीचे के लड़के हैं उनको 1500 रुपये मंथला मिल रहे हैं। और ये रोहतक डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक ही बॉक्सिंग नर्सरी आई है। पिछले साल भी हमारी एकेडमी में थे, अब की साल भी हमारी एकेडमी में। तो ये परफॉर्मेंस को देखते हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए और हमारे जो सब मेंटेन किया है उसको देखते हुए ना हमारे को ये मिला है। रहा बॉक्सिंग वुशु की बात, तो वुशु ओलंपिक गेम नहीं है, लेकिन ये एशियन गेम्स में खेला जाता है। हाँ, बहुत काफी पॉपुलर गेम है और ये चाइनीज गेम है, तो जितना भी चाइनीज कंट्री है इसको खेल रही है। और जैसे कबड्डी है, ओलंपिक में नहीं खेला जाता लेकिन फेमस है।
तो ठीक है, जो उसमें क्या है, इंडियन ओलंपिक ने कैटेगरी बनाई है, जो गेम एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक में खेले जाते हैं उनको एक कैटेगरी में रखा। तो वुशु एक कैटेगरी में आता है, सेम फैसिलिटी, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, कैश अवार्ड, जो सब फैसिलिटी सेम है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो बच्चे का जो फ्यूचर है वो इसमें सिक्योर है। अच्छा, तो हम जानना चाहेंगे को साहब, देखो आज के टाइम पे युवा हम देख रहे हैं कि बहुत सारे भटक रहे हैं, नशे पत्ते की तरफ भी जा रहे हैं, तो खेलों का किस प्रकार से जो खेल हैं उस युवा की, उस बच्चे की मदद कर सकते हैं कि वो फ्यूचर में इन बुराइयों से बचा रहे हैं? बिल्कुल, नशा बहुत बढ़ रहा है और हमारे यूथ है जो इस तरफ जा रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ, नशा, खेल भी नशा है जी, लेकिन इस नशे को किया जाए ना तो इसका मजा अलग है। आप देखते हो कि बहुत सारे पहलवान है, बहुत सारे पुराने फाइटर है, वो बूढ़े हो जाएंगे, खेलना नहीं छोड़ेंगे, तब तक वो कुछ करेंगे नहीं ना, तब तक वो खाना खाने का उसको मतलब जिंदगी में ऐसा रहेगा कुछ अधूरा है। तो ये भी नशा है। तो मैं यूथ से यही कहूंगा कि उस नशे को ना करके इस नशे को करो। है, जब आदमी के अंदर चला जाएगा ना ये नशा, तभी वो फाइटर बन पाएगा और तभी वो एक ओलंपिक मेडल के लिए उम्मीद करेगा। अच्छा, तो लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि वो इस गेम को किस प्रकार से खेलें, और खेलेंगे तो किस प्रकार से वो अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं? तो मैं यही कहना चाहूंगा, देखो बहुत सारे टीवी गेम हैं, हमारे गांव में कबड्डी बहुत पॉपुलर है और अच्छा भी करे, अच्छी बात है, खेलो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कोई इंडिविजुअल गेम खेलो। इंडिविजुअल गेम में क्या है, तो मेहनत करोगे तो जो करोगे वो अचीव कर लोगे आप। और साथ के साथ मैं यही कहूंगा, भाई देखो बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ाई में नहीं है, और पढ़ाई में है तो भी खेल सकते हैं हम इसको, पढ़ाई के साथ साथ हम गेम कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना भाई, दो पैर तो बोट में रखो, एक डूबे तो दूसरी में कूद जाओ, है ना। जैसे हम इसमें जाते हैं, एजुकेशन हम देखते हैं, तो पहले अगर कोई हम डिग्री करते हैं तो साथ लेके चलते हैं, अगर ये ना हुआ तो मैं ये कर लूंगा। हाँ, तो क्या सोचते, सबके साथ एक ऑप्शन रखते हैं। तो मैं भी यही कहूंगा कि हम गांव के जो लड़के हैं वो एक मेहनत का से परिवार से हैं या मिडिल क्लास फैमिली से हैं, वो ताकतवर है, वो मेहनत करना जानते हैं, तो उनसे कहूंगा कि पढ़ाई के साथ साथ ना एक अपॉर्चुनिटी भी रखो, मैं वहां नहीं तो यहाँ। तो चलिए रविंदर जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आपका भी, आप यहाँ पे आए और आप इतना अच्छा, धन्यवाद आपको। थैंक यू। तो जी, हरियाणा बीट्स के स्पेशल प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए हरियाणा बीट्स। राम राम जी।